पिता ने दामाद के साथ मिलकर किया बेटी के प्रेमी का कत्ल। जिस इज्जत और बेटी की जिंदगी बचाने के लिए सुरेश ने राजू की हत्या की, उसके जेल जाने से इज्जत तो गई ही, बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। राजू को पड़ोस में रहने वाली सर्वेश से प्यार हुआ तो हर वक्त वह उसकी एक झलक पाने की फिराक में रहने लगा। पूरा दिन वह उसे देखने के लिए दरवाजे पर चारपाई डाले पड़ा रहता। वह उससे मिलकर अपने दिल की बात कहना चाहता था। मौके तो उसे तमाम मिले, लेकिन उन मौकों पर वह उससे दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं कर सका। राजू जिला कांशीरामनगर की कोतवाली खोरों के गांव दतलाना के रहने वाले रामवीर के 2 बेटों में छोटा बेटा था। बड़े बेटे अमर की शादी हो गई थी। शादी के बाद वह खेती के कामों में पिता की मदद करने लगा था। राजू ने हाई स्कूल करके भले पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन घर का लाडला होने की वजह से घर का कोई काम नहीं करता था। घर का कोई आदमी उससे किसी काम के लिए कहता भी नहीं था। माँ बाप के लिए वह अभी भी बच्चा था, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला उनकी आंखों से ओझल हो। इसलिए राजू ने दिल्ली जाकर नौकरी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे वहां भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनका लाडला बेटा अभी से किसी की गुलामी करे। इसलिए कोई काम धाम न होने की वजह से राजू दिन भर इधर उधर भटकता रहता था। चारपाई पर पड़े पड़े ही उसकी नज़र सर्वेश पर पड़ी थी, तो कोई काम धाम न होने की वजह से उसकी ओर आकर्षित हो गया था। कोई काम धाम न होने की ही वजह से हुआ था, जबकि सर्वेश को वह बचपन से ही देखता आया था। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सर्वेश राजू के पड़ोस में ही रहने वाले सुरेश की बेटी थी। वह कासगंज में किसी मशीनरी स्टोर पर नौकरी करता था, इसलिए सुबह टेरन से कासगंज चला जाता था तो रात को ही लौटता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा बेटी सर्वेश तथा एक बेटा नीरज था। अपने इस छोटे से परिवार को सुखी रखने के लिए वह रात दिन मेहनत करता था। पड़ोसी होने के नाते सर्वेश और राजू का आमना सामना होता ही रहता था, लेकिन जब से उसके लिए राजू के मन में आकर्षण पैदा हुआ, तब से सर्वेश के सामने पड़ने पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। राजू अब सर्वेश के लिए बेचैन रहने लगा था। बेचैनी बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो एक दिन सर्वेश जब अपने दरवाजे पर खड़ी थी तो उसके पास जाकर राजू ने कहा, सर्वेश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज शाम को तुम प्राइमरी स्कूल में आ जाओ तो मैं वह बात कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँ। जो बात कहनी है यहीं कह दो, अंधेरे में वहां जाने की क्या जरूरत है। सर्वेश ने बोली, नहीं, वह बात यहाँ नहीं कही जा सकती, शाम को स्कूल में मिलना। कहकर राजू चला गया। सर्वेश इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वह स्कूल में बुलाने का मकसद न समझती। वह सोच में पड़ गई कि उसका वहां जाना ठीक रहेगा या नहीं। वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसके मन में भी लालसा उठ रही थी कि वह स्कूल जाकर देखे तो राजू उससे क्या कहता है। वहां जाने में हर्ज ही क्या है। शाम होते होते उसने स्कूल जाकर राजू से मिलने जाने का निर्णय कर लिया। शाम को वह प्राइमरी स्कूल पहुंची तो राजू उसे वहां इंतजार करता मिल गया। राजू ने उसके पास आकर कहा, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, लेकिन अब बताओ तो सही कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है। राजू ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, सर्वेश, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। सर्वेश को पता था कि राजू कुछ ऐसी ही बात कहेगा, लेकिन अभी वह इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अपना हाथ छुड़ाकर बोली, यह अच्छी बात नहीं है। अगर यह बात मेरे पापा को पता चल गई तो वह दोनों को ही मार डालेंगे। अब प्यार हो गया है तो मरने से कौन डरता है। तुम भले ही मुझसे प्यार न करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। राजू ने कहा। राजू की इस दीवानगी पर सर्वेश ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे मरवाना चाहते हो क्या? प्यार में आदमी पागल ही हो जाता है। सर्वेश, सचमुच मैं पागल हो गया हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं मर जाऊंगा। राजू रुआंसा सा होकर बोला, प्यार सचमुच दीवाना होता है। इसका नशा दिल और दिमाग में चढ़ने में देर कहाँ लगती है। राजू ने सर्वेश की जवान उमंगों को हवा दी तो उस पर भी प्यार का सुरूर चढ़ने लगा। उसे राजू की बात भा गई। प्रेमी के रूप में वह उसे अच्छा लगने लगा, लेकिन उसे माँ बाप का भी डर लग रहा था। इसके बावजूद उसने अपना हाथ राजू की ओर बढ़ा दिया। उसी दिन के बाद ये प्रेमी युगल जिंदगी के रंगीन सपने देखने लगा। जब भी मौका मिलता दोनों एकांत में मिल लेते। इन मुलाकातों में दोनों साथ साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे, लेकिन एक बात का डर तो था ही कि वे कस्में चाहे जितनी खाते, यह इतना आसान नहीं था।
मुलाकातों में दोनों इतने करीब आ गए कि उनके शारीरिक संबंध भी बन गए। सर्वेश जानती थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी किसी अच्छे परिवार के कमाने वाले लड़के से करना चाहते हैं, जबकि राजू कोई कामधाम नहीं करता था, वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसलिए किसी दिन एकांत में मिलने पर उसने राजू से कहा, राजू, अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो अपने पिता की खेती संभालो या फिर कोई नौकरी कर लो, तभी हमारे घर वाले मेरा हाथ तुम्हें दे सकते हैं। गांव में कोई नौकरी तो थी नहीं, खेती वह कर नहीं सकता था। इसलिए उसने कहा, सर्वेश, मैं तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता, खेती मुझसे हो नहीं सकती, लेकिन तुम कह रही हो तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राजू और सर्वेश अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा पाते उसके पहले ही लोगों की नज़र उन पर पड़ गई। गांव के किसी आदमी ने दोनों को एकांत में मिलते देख लिया। उसने यह बात सुरेश को बताई तो घर आकर उसने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने पत्नी को भी डांटा और सर्वेश को भी। उसने सर्वेश को चेतावनी भी दे दी, अब तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी। सुरेश जानता था कि बेटी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए खाना खाकर वह पत्नी मोहिनी के पास लेटा तो चिंतित स्वर में बोला, मुझे लगता है अब हमें सर्वेश की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ, आप लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए, सारा झंझट अपने आप खत्म हो जाएगा, मोहिनी ने कहा। सुरेश ने रामवीर से भी कहा था कि वह राजू को सर्वेश से मिलने से रोके। गांव का मामला था, इसलिए रामवीर को राजू को डांटा फटकारा ही नहीं, गांव के लड़कों के साथ दिल्ली भेज दिया। वे लड़के पहले से ही दिल्ली में रहते थे, उन्होंने राजू को भी दिल्ली में नौकरी दिलवा दी। राजू दिल्ली चला गया तो सुरेश को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि राजू के वापस आने से पहले वह अगर सर्वेश की शादी कर दे तो ठीक रहेगा। किसी रिश्तेदार की मदद से उसने अलीगढ़ के थाना दादों के गांव बरतोलिया के रहने वाले डोरीलाल के बेटे भूरा से सर्वेश की शादी तय कर दी। डोरीलाल का खाता पीता परिवार था, बेटा भूरा गुजरात में रहता था। सुरेश का सोचना था कि शादी के बाद भूरा सर्वेश को लेकर गुजरात चला जाएगा तो वह पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा। यही सब सोचकर सुरेश ने सर्वेश की शादी भूरा से कर दी। सर्वेश की शादी की जानकारी राजू को हुई तो पहले उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सर्वेश ने कसम तो उसके साथ जीने मरने की खाई थी, फिर उसने दूसरे से शादी क्यों कर ली। प्रेमिका की बेवफाई पर उसे बहुत गुस्सा आया। इसके बाद उसका मन नौकरी में नहीं लगा और वह नौकरी छोड़कर गांव आ गया। राजू का आना माँ बाप को बहुत अच्छा लगा। अब उन्हें चिंता भी नहीं थी क्योंकि सर्वेश की शादी हो गई थी। लेकिन राजू काफी तनाव में था। वह सर्वेश से मिलना चाहता था लेकिन वह ससुराल में थी, इसलिए तनाव कम करने के लिए उसने शराब का सहारा लिया। कुछ दिनों बाद भूरा अपनी नौकरी पर गुजरात चला गया तो सुरेश सर्वेश को लिवा लाया। राजू को सर्वेश के आने का पता चला तो वह उससे मिलने की कोशिश करने लगा। चाह को राह मिल ही जाती है, राजू को भी सर्वेश मिल गई। सुरेश अपनी नौकरी पर कासगंज चला गया था तो मोहिनी दवा लेने डॉक्टर के पास गई थी। उसी बीच सर्वेश ने राजू को गली में जाते देखा तो घर के अंदर बुला लिया। अंदर आते ही राजू ने कहा, तुम बेवफा कैसे हो गई सर्वेश? मैं बेवफा कहाँ हुई? बेवफा होती तो तुम्हें क्यों बुलाती? मेरी मजबूरी थी, किसके भरोसे मैं विरोध करती? तुम दिल्ली में थे और तुम्हें संदेश देने का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। भूरा से शादी करके मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, पहले मैं कामधाम की व्यवस्था कर लूँ, उसके बाद तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले चलूंगा, राजू ने कहा। सर्वेश को राजू पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने उसकी यह बात भी मान ली और मौका निकालकर उससे मिलने लगी। उनके इस तरह एकांत में मिलने की जानकारी सुरेश को हुई तो वह परेशान हो उठा। शादीशुदा बेटी पर वह हाथ भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि बात खुल जाती तो उसी की बदनामी होती। दामाद गुजरात में था, वह चाहता था कि दामाद सर्वेश को अपने साथ ले जाए। उसने यह बात भूरा से कही भी। तब भूरा ने कहा, बाबूजी, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं पत्नी को अपने साथ रख सकूं, इसलिए सर्वेश को अभी वहीं रहने दो। सुरेश दामाद को असली बात बता भी नहीं सकता था। बहरहाल इज्जत बचाने के लिए वह सर्वेश को उसकी ससुराल पहुंचा आया। लेकिन इससे भी उसकी परेशानी दूर नहीं हुई, क्योंकि राजू सर्वेश से मिलने उसकी ससुराल भी जाने लगा। ससुराल में पति नहीं था, इसलिए सर्वेश का जब मन होता मायके आ जाती।
मायके आने पर सुरेश सर्वेश पर नज़र तो रखता था, लेकिन वह राजू से मिल ही लेती थी। इसी का नतीजा था कि एक रात सुरेश ने छत पर सर्वेश को राजू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। सुरेश को देखकर राजू तो भाग गया, लेकिन सर्वेश पकड़ी गई। वह उसे खींचता हुआ नीचे लाया और फिर उसकी जमकर पिटाई की। सुरेश की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी बेटी को राजू से मिलने से रोके। उसने उसकी शादी भी कर दी थी। इसके बावजूद सर्वेश ने उससे मिलना बंद नहीं किया था। काफी सोच विचार कर सुरेश भूरा के आने का इंतजार करने लगा। वह जानता था कि एक न एक दिन दामाद को बेटी की करतूतों का पता चल ही जाएगा। तब वह सर्वेश को छोड़ भी सकता था। ऐसे में सर्वेश की जिंदगी तो बर्बाद होती ही, बदनामी भी होती। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद ही दामाद को सब कुछ बताकर कोई उचित राय मांगे। इसके बाद भूरा गांव आया तो उसने कहा, बेटा भूरा, गांव का ही राजू सर्वेश के पीछे पड़ा है। मैंने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह मानता ही नहीं है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ, भूरा ने कहा। इस तरह बात करने से काम नहीं चलेगा, इससे हमारी ही बदनामी होगी। मैं इस कांटे को जड़ से ही खत्म कर देना चाहता हूँ, जिससे सर्वेश और तुम चैन से जिंदगी जी सको। सुरेश ने कहा। भूरा को भी ससुर की बात उचित लगी। फिर दोनों ने राजू को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। उसी योजना के तहत भूरा सर्वेश को लिवा कर अपने यहाँ चला गया। इसके सप्ताह भर बाद ही थाना खोरों के थाना प्रभारी रामअवतार कर्णवाल को उठे बांध के पास एक कंकाल के पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंच गए।